आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 8th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, हमारे अतीत थर्ड। इसमें हम लोग आपका बात कर रहे थे बच्चों अपने चैप्टर नंबर 6 की, बुनकर, लोहा बनाने वाले और आपका फैक्ट्री। इस विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि वो आपका किस प्रकार से हमारे बुनकरों का किस तरह से आपका विश्व बाजार में उनका नाम था, भारत की जो अब कपड़ा था उसका बाजारों में क्या वो आपकी मांग थी। इन सब चीजों को हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपका पढ़ा और समझा और इसको देखा था। क्लियर है बच्चों? जैसा कि आप लोग सब आपका जानते हैं कि भारतीय बाजारों में किस तरह की आपका स्थिति रही है, बाद में औपनिवेशिक काल के दौरान कैसे हमारी स्थिति वो आपकी बेकार होती चलेगी, हमारे बाजार वो आपके टूटते चले गए। इन सब को हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से इसमें देख लिया था, समझ लिया था। अब चलते हैं इससे आगे। जब हमने लेक्चर आपका प्रारंभ किया था, देखिए हर एक चीज को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ते हुए वो हमने चला उसको, और हमने सारी चीजों को हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा कपड़ा था, क्या उसका डिमांड थी, क्या उसकी वैल्यू थी। उन सारे चीजों को भी हमने इस लेक्चर के माध्यम से आपका पढ़ा, डिमांड ऑर्डर को पढ़ा, किस तरह की आपकी चीजें थी, कौन कौन से कपड़ों का मांग था। इन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके थे। और बच्चों इसमें हम इस लेक्चर को बहुत अच्छे से यहाँ तक अपना अंतिम रूप देख चुके थे, जिसमें हमने हर तरीके से चैप्टर को पढ़ने की आपका कोशिश की, ताकि हम चीजों को बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकें और चीजों को आपका समझ सकें। क्लियर है बच्चों? अब देखिए आपको सबसे पहले चित्र देखना है जो बहुत ज्यादा वो आपका महत्वपूर्ण है। ये देखिए 18वीं सदी के आखिर में बुनकर के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे, कि ऐसे बुनकर कहाँ कहाँ थे, उन सभी आपका केंद्रों को हमको देखना है जो भारत में उनकी स्थिति थी, और उन स्थिति की हम लोगों को आपका पहचान करनी है। जल्दी देखिए आप लोग, ठीक, और इसका पहचान करिए आप लोग सभी। जैसे ये देखिए, अगर इस तरह का आपका स्टार दिया है, वहां सफेद रंग का थे, और इस तरह के आपके चेक और धारधारी बन रहे थे। इस तरह के जो निशान थे आपके सिल्क कपड़े के थे, और इस तरह का निशान आपका सिटस था। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखना शुरू करिए, कहाँ? लाहौर में। लाहौर में आपको दिखाई देगा। सर हिंद वाला जो पार्ट है आपको, जम्मू वाला पार्ट, ये दिखाई देगा। ठीक, दिल्ली में दिखाई देगा, आपको पंजाब वाले रीजन में मिलेगा। पतन है जो अहमदाबाद में, गुजरात में आपको तीनों मिलेंगे। सूरत में देख लीजिए, बुरहान में देख लीजिए, सिरोज में देख लीजिए। बनारस में तो आपका सिल्क के लिए खैर आपका फेमस ही है। पटना में देख लीजिए, पटना में आपको दिखाई देगा। कलकत्ता में आपको तीनों चारों मिलेंगे बच्चों। ढाका में भी देखिएगा वहाँ किस तरह से आपको फेमस था। और इधर देखिए नीचे आप आइए, मछलीपट्टनम पहुंच जाइए, आप पोता बोली पहुंचिए। मद्रास में देखिएगा, मद्रास में आपका सफेद हो गया, चेक हो गया और सिटस हो गया, सब मिलेगा। नागपट्टनम में देखिए, आपका तंजौर में देखिए। इन सब चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से इसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसकी बात कर लीजिए कि क्या चीजें किस प्रकार की हैं। इनको समझना है और इनको बहुत अच्छे से देखना है। समझिए, अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। किसमें? 4 क्षेत्रों में। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। कह रहे जो बंगाल है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनमें से एक था। डेल्टा की असंख्या नदियों में बटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। क्या कर सकते थे? जो उनका उत्पादन का जो आपका माल था उसे वो आसानी से दूर दूर तक भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी कि जो आपका रेलवे है वो कब आया? 19वीं सदी के स्टार्टिंग में तो नहीं था। और सड़क भी बनना अभी शुरू हो रही थी। क्या हो रही थी? कि जो आपकी सड़क है वो अभी बनना शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और
जमादानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। किसके लिए? मलमल के लिए, और जमादानी आपकी बुनाई होती है उसके लिए आपका दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखेंगे तो मद्रास में उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़े बुनाई केंद्रों का एक आपको समूह दिखाई देगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये आपको दिखाई देंगे। देखिए कुछ एक इमेज है, आप देखिए बंगाल का एक तांती बुनकर बेंजियन चित्रकार सोलवियस द्वारा बनाया गया चित्र। आप देखिए किस तरह से वो आपका चित्र बना हुआ, किस तरह से बुनाई कर रहा है, किस तरह से वो खड़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आइए इस पर और अच्छे से वापस चर्चा करते हैं। बुनकर कौन थे? बात कर रहा है कि जो बुनकर हैं वो कौन थे, उन सारे बुनकरों को हमको आपका देखना है। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। बुनकर कौन थे? जो आपके कारीगर थे, उनके समूह के ही जो आपके पीढ़ी दर लोग हैं जो आगे बढ़ा रहे थे, वो ही थे। बंगाल की तांती, उत्तर भारत के जुल्हाए या मोमीन, दक्षिण भारत के शाले व कैलोलार व देवंग समुदाय बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए हर क्षेत्र में, उत्तर भारत में तो आपने नाम सुना होगा, बंगाल में तांती जो लोग हैं बड़े फेमस रहे हैं। उत्तर भारत में एक जुल्हाए हम लोग बोलते हैं। बेसिकली आपके मुस्लिमों में आपका एक आप मान लीजिए समुदाय है जो आपका विशेष बुनकर को प्रोत्साहित करता है। ठीक, ये बड़े फेमस थे। अब देखिए सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे प्रमुख चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। किसके बच्चों? जो आपकी महिला हैं उनके जिम्मे रहता था। चरखे और ताकी घर घर में पाए जाते थे, कि चाहे आपका चरखा हो, चाहे तकी हो, तकली हो, ये क्या थी आपकी घर घर में मिलती थी। धागे को चरखे पर, कात पर, कतली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बनाते थे। ज्यादातर समुदाय में बुनाई का काम आपका पुरुष करते थे। कह रहे जितनी भी बुनाई आपकी होती थी, उस बुनाई को ज्यादातर आपके पुरुष लोग ही काम करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़े बनाने के लिए बुनकरों को चिपगारी नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो इसे ठप्पे से छिपाई आपका करते थे। हस्तकारों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीय लोगों की रोजी रोटी चलती थी। यानी कि इसमें हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम था। तो कोई आपका बुनकर था, कोई इस पर आप कपड़े की रंगाई करता था, कोई कारीगरी करता था, कोई इसमें ठप्पा लगाता था, और किसी का अपना हस्तकरघा था। हर लोगों का अलग अलग अपने कपड़े को देखते हुए इनका अपना काम था, जिसी के अनुसार ये सारी चीजें हो रही थी। इसी में अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारतीय कपड़े का पतन, कि किस तरह से भारतीय कपड़े का बिल्कुल आपका पतन हो गया। हमें उस पतन को देखना है। देखिए ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कोई तरह के असर पड़े। आप देखिए कह रहे जो भारतीय उत्पादक थे लोग, जो आपका उत्पादन कर रहे थे अपने कपड़े का, उन पे कई तरह के क्या पड़े, इसमें असर जो है इनको दिखाई नहीं है, कि कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप व अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योग में बनने वाले कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था। अब देखिए जो भारतीय आपका कपड़ा था वो क्या कर रहा था, चाहे आपका यूरोपीय बाजार हो चाहे अमेरिका का बाजार हो, उन आपके बाजारों के बीच क्या करना पड़ा था, उससे मुकाबला। यानी कि भारतीय कपड़े का कंपटीशन क्या हो गया था, अब बढ़ गया था। ठीक। दूसरा था, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। ठीक, कि भारत से जो आपको कपड़ा भेजना इंग्लैंड, वो बड़ी मुश्किल से जा रहा था, क्योंकि
ब्रिटेन सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। क्या करा ब्रिटेन सरकार ने कि जितना भी भारत से आपका कपड़ा आएगा उस पर क्या लगेगा, भारी सीमा शुल्क। क्लियर है? एक्साइज ड्यूटी उस पर ले रहे थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। इसकी वजह से हमारे यहाँ हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। और क्या हो गए कि जो हमारे यहाँ के लोग थे वो आपके बेरोजगार हो गए, और जिससे आप देखेंगे कि बिल्कुल आपका ट्रेडिशनल जो आपके चीजें चल रही थी, जो भारतीय कपड़े का वर्चस्व था बाजार में, वो क्या हो गया आपका, वो भी समाप्त हो गया। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनी ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंट की तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकर ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। यानी कि देखिए, मार तो पड़ी, लेकिन सबसे गंदी मार कहाँ दिखाई दी, जो आपके बंगाल के जो आपके बुनकर थे उन बुनकरों पर ये जो मार थी, ये मार उनको दिखाई दे रही थी, और जो आपका बहुत बड़ी समस्या जो थी वो आपका पैदा कर रही थी। ठीक, इसको हम लोग इसमें देखना है, क्योंकि उन्होंने माल लेना अब आपका बंद कर दिया, तो एजेंट जो आपके मालों को, छोटे छोटे माल को जो आपके लोगों द्वारा आपके तैयार करवाते थे, वो अब तैयार नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इन सब चीजों से बड़ा ही फर्क आपका पड़ता जा रहा है। अब देखिए, एक शब्द है ओरंग। फारसी भाषा में गोदाम को ओरंग कहा जाता है। वहां बिक्री से पहले चीजों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है कि वर्कशॉप को हम क्या बोलते हैं, आपका गोदाम बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, इसी को पढ़ेंगे। हम भूखे मर जाएंगे। एक चीज मिली, एक स्रोत है, व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई हुई थी 3 फरवरी 1824 को, उसमें दिखाया गया। देखिए, 1823 को में भारत में कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि हमारे पुरखे और हम लोग को कंपनी की पेशगी मिलती है, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़ा बनाकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते हैं। हमारी बदनसीबी है कि अब औरंग खत्म हो गया है, और मतलब गोदाम खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग और हमारे व्यापार के पास आजीविका के संसाधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते हैं। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करेगा तो हमारे कपड़े के ऑर्डर नहीं देंगे और हम भूखे मर जाएंगे। इस तरह की चीजें उन्होंने अपने पत्र को लिखा कि आप हमारे कपड़े को लें, ताकि हमारे घर का भी जो आजीविका के संसाधन है, हमारा घर भी आपका चल सके, इसलिए उन्होंने ऐसी गुजारिश की। देखिए, 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम में भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का बयान इस तरह से किया है। देखिए, ये बताते हैं कि उस समय जो कारीगर थे उनकी दुर्दशा क्या हो गई थी, उन कारीगरों की स्थिति क्या थी। उस स्थिति को बयां करने के लिए ये लोग आपको बता रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से ये बयां हो रही है। देखिए, 1828 की बात है। सेवा में संपादक समाचार। मैं कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इससे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरी 3 बेटियां हैं। जब मेरे पति का देहांत हुआ मेरे पास कुछ नहीं बचा। उनके श्रद्धा के लिए ही मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखे मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे से सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते हैं और 3 तकली
प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते हैं। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए थी मुझसे मिल जाती है। इस तरह से हम खाने पीने और कपड़े के बारे में निश्चित रहने लगे। कुछ साल मैंने 28 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। इस तरह मेरी तीनों बेटी अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें मेरे पास और मेरी सास और मैं दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत बेचती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम मिलता है। समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैं बहुत से पूछता है कि लोग कहते हैं कि बाहर से विलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत कपड़ा खरीद लेते हैं। लोग इस सूत का कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते और गले का तार हो जाता है। अब देखिए क्या हो गया था, आपका बाजार में विलायती सूत आ गया था, क्योंकि इस सूत का जो आपका कपड़ा था ये 2 महीने नहीं पहन पाते जल्दी, क्योंकि सूत गल जाता था, टूट जाता था। वह गले कर तार हो जाता था, गल कर आपका टूट जाता था। कष्टों में फंसी एक कतई कामगीर की आप बीती। देखिए पूरी स्थिति बता रही है कि जब अच्छी स्थिति थी तब उसने किस तरह से इससे अपना पूरा परिवार चलाया, अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। लेकिन आज वो ऐसी स्थिति में आ खड़ी है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है और उसका सूत बिक नहीं रहा है, क्योंकि एजेंट उसके घर खरीदने नहीं आ रहे हैं। तो उसके सामने एक समस्या जो है वो समस्या आपका खड़ी है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझना है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए आगे थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी भी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक की स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना था। कितना बना था बच्चों? 2/3 आपका ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिला सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गईं। लेकिन भारत में हस्तकरघा से होने वाली बुनाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़े की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बनाई जा सकती थी। भला जटिल और मन भाव और किनारों वाली साड़ियां या परंपरागत बुनाई कपड़े मशीनों से कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों की ही न केवल रसोई के बीच बल्कि मध्य वर्ग भी काफी मांग थी। और यह नहीं कि ब्रिटेन के कपड़े आपके मील के बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिससे भारतीय कपड़े गरीब कपड़े आपके पहनते थे। अब देखिए सिंपल सी बात ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि जो आपके बुनाई थी कपड़े की टोटल समाप्त हो गई थी। जो आपकी सिल्क की साड़ियां होती हैं, जो साड़ियां आपके हाथ से बनाई जाती हैं वो आपका मशीन नहीं बनाती थी। आज भी उनको कौन बना रहा था? जो आपके सिल्ककार हैं, वो सिल्ककार ही आपके उस कपड़े को आपका बना रहे थे और उसी कपड़े को आपका तैयार कर रहे थे। ये चीज हम लोगों को आपका दिखाई दे रही थी। आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मुद्रा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। कौन कौन से बच्चों? ध्यान देना है। एक ये आपका सोलापुर है, ध्यान दीजिए। दूसरा है आपका मुद्रा का जिक्र आपने सुना है। ये कब सामने आए? हमारे 19वीं सदी के सामने आए। क्यों? क्योंकि ये बुनकरों के आपके नए केंद्र थे। ठीक है। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के बीच वाली पट्टी में जगह मिल गई। बच्चों किसको मिली?
जो आपका चरखा था उसको 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका तिरंगा था, इस तिरंगा झंडे को, इस पट्टी को क्या मिल गई आपकी, इसके बीच में आपकी जगह मिल गई। ठीक, ये आपको देखना। आइए देखते हैं कि आजीविका के संसाधन गवा चुके बुनकरों और सूत काटने वाले लोगों का क्या हुआ। इनका बच्चों जो सूत काट रहे हैं, जो आपके बुनकर हैं, अब उनका क्या हुआ, कि क्या स्थिति में है, थोड़ा उनको देख लें। उनमें से बहुत सारे तो खेतीहार मजदूर बन गए। क्या हो गए बच्चों, खेतीहार मजदूर, यानी कि किसी जमींदार के यहाँ जाकर अपना गुजर बसर करने के लिए, खेती में काम करने के लिए मजबूर बन गए। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ आपके चलने गए और बहुत से देश के बाहर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागवानों में काम करने के लिए चले गए। कहाँ गए, अफ्रीका में चले और कुछ अमेरिका की तरफ आपका बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हस्तकरघार बुनकर बम्बई यानी कि अब मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले गए कपड़े कारखानों में नौकरी मिल गई। आप कह रहे हैं कि कुछ आपके कारखाने खुले थे मुंबई में, अहमदाबाद में, सोलापुर में, नागपुर में, कानपुर में, तो बहुत सौ को क्या मिल गई आपकी वहां नौकरी मिल गई। तो कुछ तो लोग क्या हो गए आपके इस तरह से एक जगह से दूसरी आपकी जगह वो शिफ्ट हो गए। ठीक, आपको देखना है। तो इस तरह से जो आपके लोग थे, जो आपके बुनकर लोग थे, वो क्या हो गए, एक जगह से दूसरी जगह आपके शिफ्ट हो गए और एक जगह से दूसरी जगह वो आपका पहुंच गए। क्लियर है, आगे देखिए। सूती कपड़ा मिलों का उदय, ये कह रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से सूती कपड़ा मिलों का जो उदय है वो हुआ। इसको हम लोगों को थोड़ा सा आपका देखना है और पढ़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित हुई। कहाँ हुई बच्चों, बंबई में। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन का होने वाले कच्ची कपास का निर्यात के लिए बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। यानी कि भारत से इंग्लैंड के लिए और चीन के लिए जो भी कच्चा कपास का जो आपका निर्यात होता था, वो निर्यात कहाँ से होता था, बंबई आपका पोर्ट से होता था। ठीक है, कहाँ से हो रहा है, मुंबई आपका पोर्ट से होता था। ठीक है, ये देखिए, तो कौन सा महत्वपूर्ण बंदरगाह था आपका, बंबई वाला। बंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। यानी कि बच्चों हमको ये भी पता लग गया कि कपास कहाँ होती है, काली मिट्टी में होती है और उसके निकट था, इसलिए वहां कपास का जो आपका ट्रेड था वो बहुत ज्यादा था। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा, क्योंकि अब जिसके पास जहां चीजें आपके उगाई जा रही हैं उसके पास अगर आप लोग मिल लगा दोगे तो आपको कच्चा माल क्या होगा, बहुत आसानी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके आधुनिक जो आपके मिल थे वो आपके चलना प्रारंभ हो चुके थे। आप उनको देख सकते हैं। अब देखिए, चित्र हमको दिखाया जा रहा है। आप सबसे पहले चित्र को देखिए कि आपकी किस तरह से महिलाएं एक आपका कताई मिल है और उसमें आपका काम कर रही हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, देख लिया आप लोगों ने कि महिला किस तरह से काम कर रही कताई मिल में। देखिए, चित्र नंबर 10 है, एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं सन 1900 के लगभग राजा दीन दयाल द्वारा बनाया गया चित्र। किसने बनाया है, राजा दीन दयाल ने ऐसा चित्र बनाया था। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थीं। कह रहे कि जितना भी आपका काम था कताई में, इसमें ज्यादातर आपके महिलाएं शामिल होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर आपके पुरुष होते थे। पहले सूत की कताई होती थी, फिर कताई से ही आपका कपड़ा बनता था। तो कताई में महिलाएं ज्यादा होती थी और बुनकरों में आपका पुरुष ज्यादा होते थे। तो इस तरह से ये आपका चीजें जो थी वो आपकी चल रही थी, ये आपको देखना है। अब देखिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए।
ताकि आपको बहुत सारी चीजें और अच्छे से वो आपको समझ आए और आप उनको अच्छे से पढ़ सकें। सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 कपड़ा मिल खुल चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यापारी ने खोली थी। बच्चों, किसने खोली थी? जो पारसी थे और जो आपके क्या थे, गुजराती, वो आपके व्यापारी थे, उन्होंने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। किसके साथ ट्रेड कर रहे थे? आपका चाइना के साथ, और इसलिए क्या था, उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खुल गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खोला गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लग गई। इस सूती कपड़ा मिल में जो आपकी संख्या बढ़ी थी, इस संख्या बढ़ने से क्या हो गया कि मजदूरों की जो मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहार कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। कहाँ जाने लगे बच्चों? शहरों की तरफ। यानी कि जैसे ही आपके बड़े बड़े आपके ये सूती कपड़ा उद्योग के कारखाने खुले, तो लोग उस दिशा में आगे की तरफ आपका बढ़ रहे थे, और जिससे ये सारी चीजें होने लगी। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े का मुकाबला करना था। ज्यादातर देश में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इस प्रतिस्पर्धा खत्म हो चुकी थी। अब क्या कर रही थी कि जितनी भी आयातित जो आपकी वस्तुएं थी, उन पर क्या क्या लगा रही थी? आपके ब्रिटेन सीमा शुल्क लगा रही थी, और क्या कर रही थी? अपने यहाँ औद्योगिकरण को आपका बढ़ा रही थी। अब ये तो ठीक था कि आपने अपने उद्योगों को आपका बढ़ावा दिया, लेकिन इससे एक चीज आपके निकलकर सामने आई थी कि जो कंपटीशन था वो क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा क्या हो गई? आपकी टोटल समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों? और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था, परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योग को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूत्र वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफी कमी आ गई और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कपड़े का उत्पादन बढ़ने की मांग की जाने लगी। यानी कि सैनिकों की आपका जरूरत पड़ने के लिए वहां बच्चों किस कपड़े जरूरत पड़ी? फिर द्वारा भारतीय कपड़े कारखाने की। तो आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि चीजें क्या हैं। ठीक है, आप देखिए। और आप थोड़ा सा आप टीपू सुल्तान की एक बार आप तलवार को देख लीजिए। जिस तलवार की वो मुट्ठी अपने हाथ से पकड़ते थे, बड़ी आकृति आपको मिलेगी। इसको देखिएगा बच्चों। तो बच्चों, इतना आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय कपड़े की स्थिति रही, कैसे उसके मजदूर रहे, क्या उनकी आजीविका थी। इन सब चीजों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा है, और कपड़े का इतिहास, कपड़े की चीजें, भारतीय बुनकरों की विशेषता, उनका जीवन, छपाई, कढ़ाई, रंगाई, इन सबको हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से देख चुके हैं, और बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो यहाँ से आगे अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपको समझ आ रहा है तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरह से आपको ध्यान देते हुए अपनी सारी चीजों को पढ़ना है और अपनी सारी चीजों को समझना है। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टीपू सुल्तान की तलवार और बुर्ज स्टील के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये सुंदर और लौकिक जो आपकी तलवार है, इसको एक बार देख लीजिए। क्या करें, 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार की
मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, जिसमें युद्ध में फतेह का संदेश दिया गया था। गौर से देखिए कि शेर का सिर मूठ के ठीक नीचे सिर की तरफ है। देखिए ये रहा सिर, और ये लिखी है आयत। देखिए ये लिख रहा है ऊपर कुछ अक्षरा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कि किस तरह से कुरान की जो आयत है वो आपका इस पर लिखी हुई है, और सिंह का मुंह इस दिशा में बनाया गया है। तो आपको पूरी चीजें आपको दिखाई देंगी और आपको समझ आएंगी, ठीक है, कि क्या स्थिति थी और क्या चीजें थी, आप इनको समझ सकते हैं। भारतीय इस्पात और लोहा धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मैसूर किस्से से शुरू करेंगे। कह रहे कि हम लोगों को इनके किस्से और कला की चीजों को पढ़ना है और वहाँ इनको देखना है कि क्या चीजें हैं, इनको हमको जानना है कि किस तरह से, कि हम जो लोहे का जो इतिहास है उन सारी चीजों, उन सब तरह की चीजों को हम लोग शुरू करें कि क्या चीजें हैं, और इन मैसूर वहाँ चीजें से ही वहाँ किस्से शुरू करेंगे। देखिए आइए हम इसको देखते हैं, और थोड़ा सा हम लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि हम कपड़े के इतिहास को जिस तरह से पूरी चीजों को पढ़ा है, उसको लिखा है, और इसको आप समझ सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, आप इसको देख लीजिए, ठीक, और इसको पढ़िए। देखिए ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया है। देखिए एक समय था, मैसूर था, और मैसूर क्या था आपका, एक आपका जो आपके टीपू सुल्तान के पिताजी थे हैदर अली, उनका आपका साम्राज्य था। उनकी मृत्यु के बाद ये आप क्या बने, वहां के शासक बने, और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी और हाथ में तलवार के लिए लड़ते लड़ते मर गए। टीपू सुल्तान की विश्वविख्यात तलवार आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति है। कहाँ रखी है बच्चों, ध्यान देना है आपको। तो आपका टीपू सुल्तान की तलवार कहाँ रखी है, इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? अब बताइए क्यों थी इतनी खास? आप इसकी खूबसूरती को और इसके महत्व को समझ सकते हैं और इसको देख सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि और टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार पर धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन के लोहे के कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। क्या कर सकती थी बच्चों? लोहे का जो आपका कवच होता है उसको भी आसानी से चीर सकती थी। क्यों? क्योंकि जो उसकी धार थी वो क्या थी, बहुत सख्त और आपका पैनी थी। इस तलवार की यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था। किस कारण से हुआ था? ये गुण था कार्बन का, क्योंकि उसमें क्या थी, अधिक मात्रा थी किसकी, वुड्स की, और इसलिए क्या बनाया, उसे स्टील बनाया, और यही था कि जिसके कारण ये आपका किसी लोहे के भी आपके कवच को फाड़ सकती थी। जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था, इस वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरारदार होती थी। इनकी ही यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों में पैदा होती थी। क्या होती थी? लोहे के जो बने कण हैं उन बने कणों में आपका पैदा होती थी। तो आप इस तरह से आप देखिए कि क्या खासियत थी वहां इसके तलवार की। आप इस तलवार की खासियत को बहुत अच्छे से आप इनको समझ सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपकी चीजें थी। ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है। तो बच्चों आपने इस लेक्चर के माध्यम से ये समझने की कोशिश की है कि हम किस प्रकार से, जो हमारे बुनकर थे, जो हमारे कपड़ा व्यापारी थे, जो हमारे शिल्पकार थे, या जो हमारे कामगार थे, उन लोगों ने अपने कपड़े के इतिहास में कितने उतार चढ़ाव को देखा है। उस सारी स्थिति को, उन सारे फेज को आप लोगों ने पढ़ा कि जो आपके बुनकर थे उनकी क्या स्थिति रही, कैसा भारतीय बाजार था, क्या उनकी वैल्यू थी, बाद में किस तरह से उनके उद्योग आपके चौपट हो गए, कैसे बुनकरों की आपकी स्थिति हो गई, और बाद में कैसे उनकी स्थिति में बाहर आने लगी। आपने उन सारे इतिहास को, उस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा और अध्ययन करा।
आज हम लोहे के महत्व को समझेंगे और उसको जो आपका बना रहे हैं हम उसके महत्व को भी अगले लेक्चर में आपका समझेंगे, क्योंकि हम आपका टीपू सुल्तान की एक छोटी सी कहानी यानी कि उसके तलवार से लेकर ही हम लोहे के विषय में और उसका जो आपका लंबा इतिहास रहा है, जो कारीगर रहे हैं, हम उनके विषय में आपका पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे घर जाकर आप इस लेक्चर को एक बार जरूर पढ़ेंगे और लेक्चर के दौरान कोई भी आपको डाउट है किसी प्रकार का, कोई आपको कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी बच्चे का कोई आपका प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो हमसे आपका पूछ सकता है। नहीं तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।